एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आर्थिकी या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं वर्षा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, झीलें, मिट्टी, ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख कारक दिए हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें जानेंगे। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्रति कर्मकर औसत आय की न्यूनता, क्षमता में कमी, बचत व पूंजी निर्माण की कमी, सामाजिक ताना बाना, सरकार द्वारा निजी वित्तीय संसाधन जुटाने में शिथिलता व इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आदि के कारण राज्य में आर्थिक विकास की गति धीमी है। तो हमारे राज्य में आर्थिक विकास की गति किस वजह से धीमी है? प्रमुख कारक कौन से हैं? प्रतिकर्मक औसत आय की न्यूनता, सामाजिक ताना बाना, सरकार द्वारा निजी वित्तीय संसाधन, ये सभी। अब देखिएगा, जो विकास हो भी रहा है उसमें भी क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी विषमताएं हैं। प्रदेश के पूर्वी बुंदेलखंड व केंद्रीय क्षेत्रों की अपेक्षा पश्चिमी क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति तीव्र है। मीन्स जो विकास हो रहा है वो क्षेत्रीय है, किसी क्षेत्र में विकास ज़्यादा है तो किसी क्षेत्र में विकास कम। अब देखिएगा, प्रदेश के आर्थिक स्थिति का अध्ययन यहाँ हम प्रदेश के कर्मकारों, उद्योग, ऊर्जा, आय, बचत, निवेश, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व आदि के आधार पर करेंगे। अब देखिएगा कि कामगार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 32.9% लोग कामगार हैं। तो टोटल कितने हैं वो आप देखिएगा 32.9%, जिसमें से आप जनसंख्या गणना के तौर पर हम संख्या में देखेंगे तो 6 करोड़, यहाँ से देखिएगा ये वाला 6,58,14,715। अब देखिएगा, लोग कामगार व शेष 67.1% आश्रित हैं। कुल कामगार में से 75.7% पुरुष व 24.3% महिलाएं हैं। अब देखिएगा, कुल कामगार में से 67.8% मुख्य कामगार व 32.2% सीमांत कामगार हैं। कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक, 30.3% कृषि श्रमिक। अब देखिएगा, 5.9% घरेलू व पारिवारिक उद्योग से जुड़े व शेष 34.8% अन्य कामगार हैं। अब देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में से 23.7% लोग कामगार थे, जिनमें से 41.1% कृषक, 24.8% कृषि श्रमिक, 5.6% पारिवारिक उद्योग वाले तथा 28.5% अन्य कामगार थे। इस वीडियो में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है वो लेने की कोशिश की है, क्योंकि बार बार यही डाटा पूछा जाता है। अब देखिएगा, आर्थिक विकास में गति लाने के लिए कामगार लोगों का प्रतिशत बढ़ाना होगा तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में कर्मकारों के प्रतिशत को घटाना होगा और पारिवारिक उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब देखिएगा, अर्थव्यवस्था के घटक, तो प्रचलित भावों पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान प्रतिशत में परिवर्तन को अधोलिखित चार्ट में देखें। ये नीचे हमारा चार्ट है, यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था का प्रतिशत देखेंगे। तो ये आपका सन दिया हुआ है कि 2004 से 5 के मध्य, ये देखिएगा 2004 से 5 के मध्य में प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि पशुपालन है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र उद्योग है और ये है हमारा तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर कृषि पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में 32.1% रहा, 20.6% द्वितीय क्षेत्र में रहा और 47.3% तृतीय क्षेत्र से रहा। मीन्स जो अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान, तो 2004-5 के मध्य अब पूछा जाए सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र के अंतर्गत रहा, तो देखिएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रहा 47.3%। अब यहाँ पर 2005-6 का आंकड़ा देखिएगा, फिर 6-7 का, 8-9 का, 9-10 में, और ये तृतीय क्षेत्र में ही हमारा सर्वाधिक योगदान रहा। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र करता है, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र करता है, बताइएगा।
अब देखिएगा नेक्स्ट, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2004-05 से 7-8 तक लगातार घटा, 2008-09 में कुछ बढ़ा और फिर घटने लगा। तो सबसे कम किस क्षेत्र का होने लगा? प्राथमिक क्षेत्र का। और सर्वाधिक किस क्षेत्र का होने लगा? द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र में 4-5 से 2007-08 तक निरंतर वृद्धि हुई, 2008-09 में कमी हुई और फिर बढ़ने की प्रवृत्ति हुई। अब देखिएगा जो ऊपर हमने टेबल देखी है उसको आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। फिर देखिएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रदेश में यद्यपि प्रति व्यक्ति आय 3% मीन्स 3% राज्य के आय के संदर्भ में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन 2004-05 से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर निरंतर बढ़ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने इस नोट्स में जितने भी प्रमुख आंकड़े हैं, जो डाटा हैं, टेबल है, वो सब लेने की कोशिश की है। आप लोग इन्हें अपने नोट्स में बनाइएगा और बार बार इनका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यही डाटा पूछे जाते हैं। अब वर्ष देखिएगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देखिएगा 2004-05 पर, और इधर आप देखिएगा आय में अंतर। तो 2004-05 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो यहाँ पर देखिएगा 24,141 है, और फिर जो इसका इधर टोटल अंतर आपका बन रहा है वो बन रहा है 11,193। इन दोनों का आपके बीच का टोटल जो अंतर आएगा, इसे ही आप ऐसे टेबल में सनवाइज प्रतिवर्ष देखिएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं राष्ट्रीय आय में योगदान। तो प्रदेश के कुल आय में प्रचलित भावों एवं स्थायी भावों पर निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन देश के कुल राष्ट्रीय आय में प्रदेश का योगदान प्रतिशत बीच बीच में थोड़ा बढ़कर निरंतर घट रहा है, अर्थात दोनों के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। इससे संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा प्रदेश के आर्थिक विकास की गति मंद रहने की पुष्टि होती है। अब देखिएगा पूंजी निवेश। प्रदेश में आर्थिक पिछड़ेपन में पूंजी निवेश की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत के कुल योजना परिव्यय में प्रदेश का प्रतिशत अंश प्रथम योजना से 11वीं योजना तक क्रमशः 8.47, 4.88, 6.53, 6.83, 15.15, 14.80, 6.81, 13.45, 13.23, 5.61, 11.62, 8.08, 8.9 तथा 12.3% रहा है, जबकि भारत की कुल आबादी के 16.50% लोग यहाँ निवास करते हैं। उद्योग प्रदेश के औद्योगिक वृद्धि दर के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की मध्यम स्थिति है। अब देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना से 11वीं योजना तक प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 2.3, 1.7, 5.7, 3.4, 9.5 और 5वीं में 11.8, 6 में 0.9, 7वीं में 4.2, फिर 4.3%, 5.8% व 1.1% रही। 12वीं योजना में 11.2% उच्च लक्ष्य रखा गया। यहाँ से अब हम जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन्हें देखेंगे, और इसका डिटेल में वीडियो भी हमने अलग से बना रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी मैराथन और इकोनॉमिक्स की मैराथन, पॉलिटी की मैराथन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मैराथन हमने दे रखी है। अब देखिएगा 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, बनाई गई थी। टोटल कितनी है? 12 है। हम एक एक करके इन 12 के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा पंचवर्षीय योजना आयोग, तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। भारत, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। जैसे इस टाइम पे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब देखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले इसके अध्यक्ष, सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसे नीति आयोग भी बोला जाता था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। तो पंचवर्षीय योजना को संचालित कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब चलते हैं हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए सब देखेंगे, अवधि इसकी क्या रही, मॉडल क्या था, उद्देश्य क्या था, प्रमुख कार्य क्या थे। तो देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 तक रही। 5-5 वर्ष पे ये बेसिक रही। इनमें योजना अवकाश भी लगे, जिनमें पंचवर्षीय योजना नहीं थी तो हमारे वो योजना अवकाश लगे थे, उनको भी आगे हम देखेंगे। और कोई पंचवर्षीय योजना ज़्यादा नहीं चली तो वो 3 से 4 साल के लिए भी चली थी। अब देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। इसका मॉडल था हेराल्ड-डोमर मॉडल, इस पर ये आधारित थी। उद्देश्य था कृषि विकास। तो इसमें टारगेट क्या लिया गया कि हम इन 5 पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट एक टारगेट ले लेती है कि इस आने वाले 5 सालों में हम इस टारगेट पर काम करेंगे। तो इसमें था कृषि विकास। इसका प्रमुख कार्य था, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास नदी परियोजना। अब देखिए क्वेश्चन कई तरीके से कैसे बनते हैं। पूछ लेगा भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई, पहली, दूसरी, तीसरी। तो कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगली देखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1956 से, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 1956 से ये काट दीजिएगा 1961, ठीक है। 1956 से 1961 तक कौन सी रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, इस पर आधारित थी। इसमें उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। देखिए पहले 5 वर्षों में हमने उद्देश्य रखा कृषि का विकास, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य आया औद्योगिक विकास, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1956 से 1961 तक थी। अब देखिएगा प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के कारखाने स्थापित किए गए। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, इसी के बाद में हमारा पहला योजना अवकाश आएगा। तो याद रखिएगा पहला योजना अवकाश कब आता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आता है। और दूसरा और पहले योजना अवकाश के बीच में जो टाइम पीरियड होगा ना, वो 12 साल का होगा। आगे हम सब देखेंगे। चलिए देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि थी 1961 से 1966, 1961 से 1966। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। मुख्य कार्य, इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब देखिएगा ये सबसे असफल योजना, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो हमारी 12 हैं उनमें से सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही थी? तो वो रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, रही क्यों थी? क्योंकि ये हमारे जो युद्ध हुए थे ना, तो ये युद्धों के दौरान जो हमारे विश्व युद्ध हुए थे, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, तो इनके दौरान के उससे सूखा भी पड़ गया, तो ये योजना हमारी असफल रही। अब देखिए इसके बाद में देश की स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं थी, तो योजना अवकाश लाना पड़ा। तो ये प्रथम योजना अवकाश जो आया 1966 से 1969 के बीच में रहा। याद रखिएगा आप, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया। जब वो सफल नहीं हुई तो सोचा कि अब हम अगला कोई प्लान 5 साल का नहीं करेंगे, 3 वर्षों की अवधि के लिए इसे वार्षिक योजना चलाई गई। तो क्या हुआ, 5-5 साल की नहीं, 1-1 साल करके ऐसे योजना चलाई गई। फिर जब थोड़ा सा देश की स्थिति हमारी सही हुई विश्व युद्ध के बाद में, तो फिर से 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना आई। इसकी अवधि कितनी थी? 1969 से 74 तक, 1969 से 1974 तक। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो पूछा जाए कि किस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो वो होगी चौथी पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट में भी
पेट में ये पूछा गया था पेट 2022 में ही कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था या 15 या 17। तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कई बार क्वेश्चन ये बनता है। और क्या है, इसरो की स्थापना की गई थी। अब अगली देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि रही है 1974 से 1978 तक। इसमें देखिएगा उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल। क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। इसका प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात हो रही है। तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली। कौन सी योजना 4 साल चली, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब देखिएगा इसके बाद में फिर से क्या हुआ, योजना अवकाश लगा दिया गया। तो ये किसके टाइम पर लगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके फिर से वार्षिक योजना चलाई, याद रखिएगा। अब अगला देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ये चली थी 1980 से 1985 में। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिएगा इसके प्रमुख कार्य क्या हुए, नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई, ये की गई थी 1982 और के लगभग आसपास में, और छठी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। फिर है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982, और इसका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। अगली है हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा, 1985 से 1990। सातवीं पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था, याद रखिएगा। अगली हमारी, ठीक है। अब देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या थे, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी, याद रखिएगा। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन किस योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरा योजना अवकाश, वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण लगाया गया। तो फिर से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, वार्षिक योजना बनाई गई, उन्हीं पर काम किया गया। उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारा टाइम पीरियड है 1992 से 97, 1992 से 1997। उद्देश्य इसका मानव संसाधन का विकास। अब देखिएगा जो हमारी ये राज व्यवस्था, ये ग्राम पंचायतें हैं, इनकी जो अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था, तो वो 73वां संविधान संशोधन भी इसी दौरान हुआ था। यदि आपने अभी तक हमारा क्या पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तभी 11वीं अनुसूची में राज की ये पंचायतों को रखा गया था, याद रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बने हैं, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। प्रमुख कार्य, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाई गई। नेक्स्ट है हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड रहा 1997 से 2002। तो इसमें इसका उद्देश्य हमारा रहा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसका उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ में विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड था 2002 से 2007। इसका उद्देश्य रखा गया गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। ऐसा था, हालांकि आगे चलकर उतना हो नहीं पाया कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो पाए, लेकिन ये इसका उद्देश्य रखा गया था। अब देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012। इसमें उद्देश्य लिया गया तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ठीक है। फिर आई हमारी लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे आए, तो उसके बाद में ये पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा टाइम पीरियड 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना का था 2012 से 2017। उद्देश्य तीव्र, समावेशी और सतत विकास। क्या, तीव्र, समावेशी और सतत विकास।
इसमें देखिएगा जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। रखिए। अब देखिएगा आप व्यापार व वाणिज्य कर। तो व्यापार कर राज्य सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क व स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क है। स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में बिक्री कर अधिनियम पारित किया गया। तो बिक्री कर अधिनियम कब पारित किया गया था? 1939 में, याद रखिएगा। अब देखिएगा स्वतंत्रता के बाद 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 नाम से नया कानून बना, जिसे 1994 से उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम नाम 1948 में दिया गया। 1999 में प्रदेश सरकार द्वारा एक नया कानून उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1999 पास किया गया। प्रदेश में व्यापार कर के कुल 20 जोन हैं, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन, फिर क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद एवं नोएडा जोन से किया जाता है। सबसे कम संग्रहण झांसी जोन में किया जाता है। तो सबसे कम कहाँ किया जाता है? झांसी में। अब देखिएगा राज्य में 1 जनवरी 2008 से व्यापार कर के स्थान पर मूल्य संवर्धित कर वैट प्रणाली लागू हुई। याद रखिएगा वैट कब लागू हुआ? तो 2008 में। फिर देखिएगा वैट प्रणाली को लागू करने के बाद अब व्यापार कर के 15 दरों के स्थान पर केवल 4 निर्धारित की गई हैं। अगस्त 2009 में राज्य कर परिषद का गठन किया गया। 31 जुलाई 2009 को वाणिज्य कर विभाग की प्रांत सीमाओं के चेक पोस्टों को समाप्त कर दिया गया और कराव वंचन पर नियंत्रण हेतु 142 सचल दलों का गठन किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। अब देखिएगा क्षेत्रीय विषमताएं और उनको करने हेतु योजनाएं। तो समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा राज्य को 4 पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय व बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र में इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, केशवाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, संत रविदास नगर, वाराणसी, जैनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बलरामपुर, गोंडा, चंदौली, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, गाजीपुर व अमेठी आदि 28 जिले हैं। पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, मथुरा, एटा, केली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आगरा, पुरी, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद। याद रखिएगा ये कौन से हमारे पश्चिमी जिले हैं। फिर देखिएगा बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कासगंज, हापुड़, संभल, शामली आदि 30 जिले हैं। केंद्रीय क्षेत्र में देखिएगा आपका लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात व फतेहपुर आदि 10 जिले हैं। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी व ललितपुर आदि 7 जिले हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक बनांकीय, शैक्षिक, कृषि तथा औद्योगिक विकास आदि की दृष्टि से काफ़ी असमानताएं हैं। नियोजन विभाग द्वारा जारी समग्र विकास सूचकांक के अनुसार आर्थिक दृष्टि से राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र पश्चिमी है। तो सबसे विकसित क्षेत्र पश्चिमी, और इसमें कौन से जिले आते हैं? हमारे मुरादाबाद साइड के वो हैं। फिर क्रमशः बुंदेलखंड व केंद्रीय क्षेत्र हैं और सबसे कम विकसित पूर्वी क्षेत्र है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी योजनाएं हैं। इस वीडियो में हम योजनाएं जानेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर हम पूरी आर्थिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की समझकर नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का बजट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF राज्य के गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, एटा, बाराबंकी, चंदौली इन सभी जिलों को मिलाकर 34 जिलों के विकास हेतु ये विशेष अनुदान दिया गया।
फिर देखिएगा पूर्वांचल विकास निधि योजना, इसमें प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित 28 जिलों के अतिरिक्त बाराबंकी और फतेहपुर जिलों को सम्मिलित करते हुए 30 जिलों में समन्वित विकास के उद्देश्य से पूर्वांचल निधि योजना को वर्ष 1990 से 91 से संचालित किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश सरकार के 100% आर्थिक संसाधनों से चलाई जा रही है। इस योजना अंतर्गत ऐसे विकास कार्यों को हाथ में लिया जाता है जिनको किन्हीं कारणोंवश जिला अथवा राज्य सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाना संभव नहीं हो पाता है। अब देखिएगा बुंदेलखंड निधि योजना, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों के विकास हेतु बुंदेलखंड निधि योजना का संचालन 1990 से 91 से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से ऐसी छोटी छोटी परियोजनाएं तथा विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है जिन्हें किन्हीं कारणोंवश जिला तथा राज्य सेक्टर की विकास योजनाओं में सम्मिलित करना संभव नहीं हो पाता है, जबकि ऐसी परियोजनाएं अथवा विकास कार्यक्रम क्षेत्रीय संतुलित विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। अब देखिएगा बुंदेलखंड विकास निगम, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास हेतु अप्रैल 2008 में बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना की गई। इस निगम में एक अध्यक्ष तथा 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। किसमें? बुंदेलखंड विकास निगम में, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। निगम का मुख्यालय झांसी है और झांसी के मंडलायुक्त निगम के पदेन प्रबंध निदेशक हैं। अब देखिएगा सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना, उत्तर प्रदेश के 7 जनपद 538 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नेपाल बनाते हैं। इस सीमा से लगने वाले जनपदों के लोग कई प्रकार की विशिष्ट समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, अतः बॉर्डर के 7 जिलों के 19 ब्लॉकों में यह योजना 1998 से 1999 से चलाई जा रही है। अब देखिएगा राष्ट्रीय सम विकास योजना, वर्ष 2002 से 2003 से योजना आयोग द्वारा प्रदेश के 5 चयनित पिछड़े जनपदों रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और सोनभद्र में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो साथियों, आज हमने उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आर्थिकी पर अपनी दृष्टि डाली और इसके बाद में हम मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। बने रहिएगा इस सीरीज़ में हमारे साथ और जो भी आपके कमेंट हों वो हमें ज़रूर बताइएगा, सजेशंस दीजिएगा। थैंक यू।